सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक ये लहासा की ओर नामक पाठ यात्रा वृत्तांत विधा है। ठीक है। इसमें लेखक स्वयं जब यात्रा करता है उस दौरान जो भी कठिनाइयाँ, जो मनोहारी चित्रण करता है, ठीक है, कठिनाइयों का, ठीक, उस वातावरण का, उससे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और जब उस यात्रा का वो कलात्मक या साहित्यिक ढंग से विवरण करता है, उल्लेख करता है, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ध्यान देने वाली बात बच्चों, यह यात्रा तिब्बत यात्रा है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। वहाँ यात्रा करने पर लेखक और लेखक के परम मित्र सुमति और कुछ साथी यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय यात्रा के समय भारतीयों को तिब्बत या लहासा जाने की अनुमति नहीं थी। उस दौरान लेखक और लेखक के मित्र ये सभी एक भिक्षुक या भिखारी की वेशभूषा में यात्रा करते हैं। तो बच्चों उस समय क्या है कि कलिम्पोंग का रास्ता बंद था। नेपाल मतलब तिब्बत जाने का जो रास्ता था कलिम्पोंग, वह रास्ता बंद था। तो नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाया करते थे। नेपाल का रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। वहाँ बहुत सी चौकियाँ, चीनी किले बने हुए थे जहाँ चीनी पलटन रहा करते थे। चीनी पलटन यानी चीनी फौज। लेकिन आज वो किले, वो चौकियाँ टूटे फूटे हैं। वहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो है किसी भी प्रकार का छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ किसी भी घर में जाकर के एक अपरिचित व्यक्ति भी वहाँ की उस घर की सास या बहू को अपनी खाने की सामग्री दे करके वहाँ खाना या चाय बनवा सकता था। इसी तरह वहाँ यदि उसे डर भी है कि यदि कहीं उसके सामग्री को चुरा न लिया जाए तो वहाँ बैठ करके देख भी सकता था या स्वयं अपनी सामग्री को मिला सकता था। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि किसी को डर है, कोई निम्न जाति का है, उसकी वेशभूषा को देख करके शंका उठती है कि चोर या डकैत न हो, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार लेखक वहाँ एक स्थान पर, लेखक और लेखक के मित्र एक स्थान पर रुकते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि 5 साल बाद जब वो यहाँ आए थे उस दौरान लेखक को वहाँ रुकने की जगह नहीं मिली थी और एक टूटे फूटे झोपड़े में थे, जबकि वो एक साधारण वेशभूषा में आए थे। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि उसमें उनके मित्र सुमति नहीं थे। और इस बार उनके मित्र सुमति थी है और उनके जान पहचान वाले भी थे। सुमति के बहुत सारे जान पहचान वाले थे। बच्चों इस आगे जब ये बढ़ते हैं, यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अब डाणा थोंगला की चढ़ाई चढ़नी थी। डाणा थोंगला की ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई थी और वहाँ सबसे दुर्गम कठिन रास्ता था। वहाँ डकैतों का भी भय था। पिछले साल सुनने को आया था कि वहाँ एक व्यक्ति को जान से मार दिए थे या कि किसी व्यक्ति का खून हो गया था। डकैत वहाँ पहले मार देते थे, जान से मार देते थे और बाद में देखते थे कि उसकी जेब में है कुछ है या नहीं। जो डकैत है वहाँ, और डकैत ही नहीं बल्कि वहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल को लेकर इस तरह घूमते थे जैसे कि हमारे यहाँ लोग डंडा लेकर घूमते हैं। इस तरह वहाँ बंदूक पिस्तौल लेकर के घुमा करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई खुफिया विभाग नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। वहाँ की जो चढ़ाई थी, उन चढ़ाई में और साथ ही पहाड़ों और नदियों के मोड़ के कारण दूर दराज के गाँव दिखाई नहीं देते थे। लेकिन लेखक और लेखक के मित्र को
इसका भय नहीं था, क्योंकि ये भिखारी की भेष में थे। और जहाँ कहीं ऐसा समझ में आता कि हो सकता है सामने वाला डाकू है, डकैत हो, उस जगह वो स्वयं अपनी टोपी उतार करके, टोपी को फैला करके कुछ ही दया दया करके भीख मांगने लगते। बच्चों, लेखक मित्र, उनके साथी आगे बढ़ते बढ़ते जब डाणे थोंगला की चढ़ाई ऊपर जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ हिमालय की दक्षिण, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ चोटियाँ थी। दक्षिण की चोटियाँ पूरी तरह वीरान थी, न तो हरियाली, न कुछ, न बर्फ। लेकिन एक तरफ उत्तर की ओर देखने पर वहाँ बर्फ, कुछ हरियाली, कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे थे। और सबसे सर्वोच्च स्थान पर डाणा थोंगला के जो देवता थे उनकी मूर्ति थी, या वो वहाँ विराजमान थे। वहीं पर जो है ध्वज पताकाएँ, पत्थरों के ढेर, सींगे, वहाँ ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। कौन थे वहाँ? डाणे थोंगला के देवता के विराजमान थे। चलिए बच्चों, वहाँ के बाद एक स्थान विराजमान होते, मतलब विश्राम करते हैं ये लोग। इसके बाद ये होता है, चलो बारिया ढूंढ लेते हैं। बारिया से तात्पर्य है जो भार ढोने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार कुली। बारिया न मिलने के कारण इनको आगे की यात्रा करने में विलम्ब हो जाता है। यात्रा की शुरुआत सुबह 10 से 11 बजे के लगभग शुरू करते हैं। अब यात्रा करते करते ठीक बता रहे हैं दोपहर 2 बजे का वृतांत, कि दोपहर 2 बजे सूर्य सीधा मुख की ओर था और उसका तेज प्रकाश उनके मुख में पड़ रहा था। भयंकर गर्मी महसूस कर रहे थे, और पीछे जो सामान रखा हुआ था वो बर्फ के भांति ठंडा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि बाहर भी था। बच्चों, अब ये लंगकूर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और उस लंगकूर की यात्रा करते समय इनका जो घोड़ा है, यानी घोड़ी की व्यवस्था के उपरांत जब यात्रा करते हैं तो इनका जो घोड़ा है, लेखक का, वह घोड़ा बहुत धीमी गति से चलता है। लेखक को लगता है कि उनके घोड़ा चढ़ाई चढ़ने के कारण थक चुका है, घोड़े को मारना पीटना नहीं चाहते हैं, और उस यात्रा के दौरान ये बहुत पिछड़ जाते हैं और साथ ही एक गलत रास्ते में पहुंच जाते हैं। मील 1.5 मील जाने के बाद पता चलता है कि ये दूसरे रास्ते में आ गए हैं, जबकि वो दूसरा रास्ता उसके विपरीत था, सही रास्ता जो था, क्योंकि एक ही जगह से 2 रास्ते कटे हुए थे और ये गलत रास्ते में आ जाते हैं। ठीक 1 मील 1.5 मील जाने पर पता चलता है कि रास्ता दूसरा था, ठीक है। वह वहाँ से लौट कर जब आते हैं तो लेखक के मित्र सुमति इनका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही गुस्से में थे। मंगोल थे, मंगोल का वैसे मुख लाल होता है। कह रहे थे कि तुम्हारे आने से पूरे 2 टोकरी कंडे में जला डाला और 3 बार चाय गर्म कर चुका हूँ। खैर, मंगोलों का गुस्सा भी, क्रोध भी तत्काल शांत भी हो जाता है। अब बच्चों, अब ये तिंगरी के एक विशाल मैदान में थे। तिंगरी का विशाल मैदान टापुओं से घिरा हुआ लग रहा था। जैसे कि आप देखते हैं चारों तरफ पानी हो और कहीं टापू, चट्टान, चारों तरफ जो पानी होता है और बीच में जो चट्टान होती है, ऊंचा स्थान होता है, वो टापू होते हैं। तो बच्चों, इसी तरह चारों तरफ जो पहाड़ थे और बीच में एक मैदान था, बड़ा सा मैदान सा, जिसे तिंगरी का मैदान कहते हैं, और चारों तरफ टापू यानी पहाड़ होने के कारण उसको टापू कहा गया, उस स्थान को। बच्चों,
यहाँ पर भी लेखक के मित्र गंडे बांटने के लिए एक दूसरे स्थान पे मतलब यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे, लेकिन गंडे मतलब बच्चों गंडे या गंडा जो होता है यह कपड़े या धागे के में जो गांठ बांध करके उसे मंत्र का उच्चारण कर दिया जाता है, वही गंडा होता है। तो बोध गया से लाए हुए गंडे लेखक के मित्र सुमति अपने यजमानों को बांटते थे। अगर कहीं समाप्त भी हो या ख़त्म भी हो गया तो वो कपड़े वहाँ से लाए हुए कपड़े से गंडे बना लेते थे। तो वहाँ यजमानों के यहाँ उनके मित्र सुमति जाना चाहते थे, लेकिन लेखक ने जाने की अनुमति नहीं थी। इसके उपरांत उन्होंने कहा भी कि इसी गांव में जो बांटना हो तो ये बांट लो, बाकी दूसरे गांव में नहीं जाना है, क्योंकि उनको लगता था कि यदि लेखक के जो मित्र सुमति हैं वो दूसरे गांव चले जाएंगे तो एक आध हफ्ते लगा सकते हैं। इस कारण से उन्होंने मना कर दिया था, बल्कि उसके बदले में रुपया देने के लिए उन्होंने कहा कि हम बाद में आपको इसके बदले में रुपया दे देंगे, लेकिन आपको दूर नहीं जाना है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान देते हैं कि ये शेखर विहार की यात्रा पहुँचे। शेखर विहार पहुँचने पर वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ का जो स्थान था, जो क्षेत्र था, वहाँ छोटे बड़े जागीरों के हाथ में था, ठीक है। और वहाँ के जो जागीर थे वहाँ के उस ज़मीनों को देख रेख करते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ का स्थान जो था छोटे बड़े जागीरों के हाथ में था, वहाँ की देख रेख करने के लिए वही जागीर थे। अच्छा, वहाँ पहुँचने पर मैंने वहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ कुछ जो स्थान थे कुछ मंदिरों या मठों के हाथ में था। वहाँ पर जो है एक स्थान पर एक मंदिर या मठ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो 15 शेर से कम नहीं थी। बड़े ही अक्षरों में लिखी पोथियाँ थी। अब लेखक वहाँ पोथियाँ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। उस दौरान लेखक के मित्र सुमति पुनः यजमानों के जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लेखक इस बार उनको जाने की अनुमति दे देता है, क्योंकि लेखक को ये था कि 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उनको अनुमति देने की क्यों अनुमति दी, इसका कारण यह है कि उनको पढ़ने के लिए 103 पोथियाँ मिल गई थी। लेखक की मित्र सुमति यजमानों के यहाँ जाते हैं, लेकिन दोपहर के बाद यानी शाम के पहले ही पुनः लौटकर आ जाते हैं। तो बच्चों इस तरह यह पाठ लहसा की ओर जो पाठ है यात्रा वृतांत विधा का जो विस्तार है, जो उस यात्रा के दौरान लेखक ने अनुभव किया, महसूस किया, दुर्गम क्षेत्र या मनोहारी चित्रण या वहाँ का जो परिवेश था, वातावरण था, उन सबको इस यात्रा वृत्तांत में उन्हें चित्रित किया है। इसके बाद बच्चों आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों आगे प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न पर नजर दौड़ाते हैं। देखिएगा, तोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए
उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? जैसा कि बच्चों ने पढ़ा है कि लेखक इसमें 2 यात्रा करता है, ठीक है। दूसरी यात्रा में भद्रवेश होने के बाद, यानी एक यात्रा में क्या है, पहली यात्रा है, उस यात्रा में उसे ठहरने की, रुकने की जगह मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उस यात्रा के दौरान उनके मित्र सुमति थे और सुमति के वहाँ जान पहचान वाले लोग थे, ठीक है। जबकि भिक्षुक के रूप में थे, भिखारी के रूप में थे, लेकिन उनके मित्र सुमति के जान पहचान वाले उनके यजमान थे, इस कारण से उन्हें ठहरने की जगह मिल गई। जबकि दूसरी की यात्रा के समय भद्रवेश भी, यानी साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली और उन्हें एक टूटे फूटे झोपड़े में रह करके पूरी रात गुजारनी पड़ी। तो कौन सा है बच्चों? थोंगला, डाणा थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर, है ना, भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए जगह मिल गया था, है ना, क्योंकि उनके मित्र सुमति थे, ठीक है। जबकि दूसरी यात्रा में वो उनको नहीं मिली, भले ही भद्र पुरुष के रूप में थे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। संक्षेप में देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को जान से मार देने का भय बना रहता था, क्योंकि वहाँ बंदूक, पिस्तौल लेकर लोग इस तरह घूमते थे जैसे कि हमारे यहाँ डंडा लेकर घूमते हैं, ठीक है ना। वहाँ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, ना ही कोई खुफिया विभाग था और वहाँ डाकुओं का भी भयंकर भय था। इस कारण से क्या है, यात्रियों को वहाँ जान से मार देने का भय था कि कहीं कोई जान से ना मार दे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? आपको याद है, लेखक लंगकोर के मार्ग में जब वो लंगकोर की यात्रा कर रहा था तो लेखक अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया था क्योंकि लेखक का जो घोड़ा था धीमी गति से चलने लगा था और लेखक को लगा कि उनका घोड़ा थक चुका है, घोड़े को मारना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। एक कारण ये भी हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि लेखक रास्ते से भटक गए थे, गलत रास्ते में पहुंच गए थे, इस कारण से भी विलम्ब हो गया था और अपने मित्र सुमति के पास देर से पहुंचे, इस कारण से अपने मित्र और सुमति के से वो पिछड़ गए थे। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए बच्चों, एक बार लेखक ने कहा था जाने के लिए, शेखर विहार सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि उनको भय था। तो ध्यान दीजिए बच्चों,
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनकी यजमानों के पास जाने से रोका, पर दूसरी बार नहीं रोका। पहली बार इसलिए नहीं रोका था क्योंकि पहली बार उन्होंने रोका, इसलिए रोका क्योंकि उस समय उनको ये भय था कि अगर सुमति गंढे बांटने जाएंगे यजमानों के यहाँ तो हफ्ते भर लगा देंगे, उनको डर था, इस कारण से उन्होंने जाने से रोका। ठीक है, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इसलिए नहीं रोका कि वहीं मंदिर या मठ में, ठीक है, मठ में कह सकते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा लिखी गई 103 पोथियाँ उनको पढ़ने के लिए मिल गई थी और वो उस पोथियों में व्यस्त हो गए थे। ठीक है, जिसमें वो लीन हो गए थे पूरी तरह, और उस दौरान जब लेखक के मित्र सुमति ने कहा तो उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। इस कारण से पहली बार उन्होंने रोका और दूसरी बार उन्होंने नहीं रोका, उनको जाने की अनुमति दे दी। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप सबको मालूम बच्चों कि वो इनकी जो यात्रा थी वो बड़ी ही दुर्गम और बड़ी ही कठिन थी। ठीक है, सबसे बात ये है कि जब लेखक यात्रा कर रहे थे, ठीक है, तो एक बार तो एक यात्रा में तो इनको क्या था, रुकने के लिए जगह नहीं मिली थी, टूटे फूटे झोपड़ी में रहना पड़ा था। ठीक है, दूसरी बार सुमति मित्र के कारण यात्रा के दौरान जगह ठहरने के लिए एक जगह तो मिल गई थी, लेकिन आगे ध्यान दीजिए, उनको दुर्गम क्षेत्र, कठिन क्षेत्र, ठीक है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, 16-17 हज़ार फीट की पहाड़ियाँ, ठीक है, चोर डकैतों का भय, ठीक है, और उनका घोड़ा धीमी गति से चलने के कारण विलंब से पहुंचना। ठीक है, ये सब उन यात्रा के दौरान ढेर सारी कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा। चलिए बच्चों, छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती का समाज कैसा था। बच्चों, यात्रा वृत्तांत के दौरान यह समझ में आता है कि वो जो तिब्बती समाज था वह किसी भी प्रकार का छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं था। अपरिचित व्यक्ति को भी किसी घर में भी ठहरने के लिए जगह मिल जाती थी। राशन यानी कि सामग्री, भोजन या चाय पीने की सामग्री रखा है वो भी उसे दे करके वहाँ बनवा सकता था। ठीक है, ये तो चलिए बच्चों 7वें प्रश्न की ओर ध्यान दें। मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र था। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, पहला लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, है ना, रम गया मतलब लीन हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, शेष आगे, धन्यवाद। हाँ बच्चों, धन्यवाद तो दे दिया, लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी गूगल क्लास ऐप में ऐड हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।